नमस्कार। वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में घनघोर हार का सामना करने वाले और इस सियासी अखाड़े में हार कर भी सम्मान ना बचा पाने वाले एआईएमआईएम को एक और तगड़ा झटका लगा है। और वो तगड़ा झटका लगा है उसे गुड्डू जमाली के नाम का, जो यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की ओर से उतारे गए 100 उम्मीदवारों में से एक थे। इस एक की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि ओवैसी के 100 उम्मीदवारों में से यही एक था जो अपनी जमानत जब्त होने से बचा पाया था। अब वो भी एआईएमआईएम का साथ छोड़ गया। जी हां, उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को इतनी बुरी शिकस्त मिली थी कि उसके 100 में से 99 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। एआईएमआईएम की ओर से सिर्फ गुड्डू जमाली ही वो चेहरा था जो कम से कम आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से अपनी जमानत महफूज रख पाने में कामयाब रहा था। गुड्डू जमाली को वहां चौथा स्थान हासिल हुआ था। उसी गुड्डू जमाली ने आखिरकार ओवैसी का भी साथ छोड़ दिया। यूपी में चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं के बीच ओवैसी के जिस प्रभाव को देखते हुए वे उसके साथ जुड़े थे, वो प्रभाव दरअसल छलावा साबित हुआ, जिसका एहसास उन्हें चुनावी नतीजों को देखकर ही लग गया होगा। अपने उस फैसले पर शायद उन्हें पछतावा भी हुआ हो। शायद इसी वजह से आखिरकार उन्होंने ओवैसी और उनके दल एआईएमआईएम को गुड बाय कह दिया। एआईएमआईएम को छोड़ वे वापस अपने पुराने सियासी ठिकाने की ओर रुख कर गए हैं। उन्होंने फिर से बसपा ज्वाइन कर ली है। अब वे बहन मायावती की छत्र छाया में लगभग अधमरी अवस्था में दिखाई दे रही बसपा में एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश करेंगे। बीएसपी में वापसी करते ही उन्हें इसका इनाम भी मिला। बसपा ने उन्हें आजमगढ़ से खाली हुई लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार बना दिया है। आजमगढ़ वही सीट है जहां से हाल ही में अखिलेश यादव ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर अब जल्द ही उपचुनाव होंगे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि यहां से बसपा की टिकट पर जमाली सपा को कड़ी टक्कर दे पाएंगे। आपको बता दें, गुड्डू जमाली अच्छा दबदबा रखते हैं और मुस्लिम समाज में उनका अच्छा प्रभाव भी माना जाता है। उन्हें आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से एआईएमआईएम की टिकट पर जो हार मिली, उसे लेकर यही कहा जा रहा है कि उनके इस फैसले से उनके पुराने समर्थक और मुस्लिम मतदाताओं का वोट बंट गया है, जिसकी वजह से उन्हें इतनी बुरी हार झेलनी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो मायावती लगभग मौन सी थीं, जिन मायावती की कोई खास भनक नहीं लग पा रही थी, जो मायावती चुनावी गतिविधियों में कोई खास दिलचस्पी लेती नहीं दिख रही थीं और जिन्हें लेकर सियासी गलियारों में ये तक कहा जाने लगा था कि वो चुनाव आते ही शीत निद्रा में चली गई हैं, वो मायावती अचानक एक्टिव मोड में आ गई हैं। और एक्टिव मोड में भी ऐसे आई हैं कि प्रदेश में सरकार गठन होते ही उन्होंने पार्टी की एक बैठक बुला ली और आनन फानन में सभी कार्यकारिणी भंग कर डाली। अब जरा ठहरिए, आपने इन सभी बातों पर अगर आंखें मूंद कर भरोसा कर लिया है तो जरा थम जाइए, क्योंकि ये वो तमाम बातें हैं जो सियासी गलियारों में गूंजती हुई सुनाई दे रही हैं। अब हम आपको वो बताते हैं जो वाकई में सुनने के लिए आप इतने बेताब हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बड़ी ही दबी जुबान से ये सुगबुगाहट है कि मायावती दरअसल प्रदेश में चुनाव खत्म होने का ही इंतजार कर रही थी। कहा जा रहा है कि पार्टी जिस अवस्था में थी वो प्रदेश के बाहुबली दल बीजेपी और सपा से टक्कर ले पाने में सक्षम ही नहीं थी। ऐसे में इस अधमरी सी अवस्था में आई बसपा में एक नए सिरे से जान फूंकने की तैयारी थी, जो चुनाव से पहले के चंद महीनों में लगभग नामुमकिन सा ही था, क्योंकि उसके अपने कई दिग्गज नेता चुनाव से पहले इधर उधर के कई दलों में छिटक गए थे। अब जबकि चुनाव खत्म हो चुका है, बसपा सुप्रीमो ने पार्टी को लगता है वापस उसी सम्मानजनक स्थिति में लाने की ठान ली है।
पार्टी के भीतर खाने से सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक मायावती इन गुजरे महीनों में दरअसल साइलेंट जरूर थीं, लेकिन भीतर ही भीतर पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की रणनीति पर काम किया जा रहा था। पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि मायावती जल्द ही कुछ बड़े फैसले करने वाली हैं और आखिरकार उन्होंने ऐसा कर भी डाला। बसपा ने रविवार को पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई थी जिसमें ऐलान हुआ है कि भाईचारा कमेटी और सेक्टर प्रभारी की व्यवस्था को पार्टी खत्म कर रही है। अब पार्टी की मजबूती के लिए एक अलग तरह की योजना पर काम होने जा रहा है। नई रणनीति के तहत हर 3 मंडलों पर एक जोन की व्यवस्था की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत इसे प्रदेश में बेहतर ढंग से प्रभावी बनाने के लिए 3 नए प्रभारी बनाए गए हैं। नए प्रभारियों के तौर पर डॉक्टर विजय प्रताप, मुनकाद अली और राजकुमार गौतम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये प्रभारी सीधे पार्टी सुप्रीमो मायावती को ही रिपोर्ट करेंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहद खराब रहे प्रदर्शन पर मंथन के अलावा कुछ बड़े फैसले भी हुए। उसमें से एक है पार्टी के दिग्गज नेता रहे गुड्डू जमाली की घर वापसी। शाह आलम, जिन्हें गुड्डू जमाली भी कहा जाता है, उनकी पार्टी में वापसी के साथ उन्हें लोकसभा उपचुनाव के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है। उन्हें पार्टी ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है, जो अखिलेश के इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी। यूपी में बीजेपी की जबरदस्त जीत को लेकर भी उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये पार्टी के लिए एक तरह का सबक है। ऐसे में अब वक्त निराश होने का नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत करने का है। बसपा सुप्रीमो के ये शब्द पार्टी में कितनी जान फूंक पाएंगे उसका पता तो आगे चलेगा, लेकिन मायावती जिस अंदाज में एक्शन मोड में आई हैं उससे ये संकेत जरूर मिल गए हैं कि चुनाव में बसपा में दम जरूर कम था, लेकिन आगे प्रदेश में उसके वही पुराने तेवर देखने को मिल सकते हैं। बीरभूम हिंसा मामले का जिक्र करते हुए राज्यसभा में भावुक होने वाली बीजेपी सांसद रूपा गांगुली पर टीएमसी के सांसद डोला सेन ने एक्टिंग करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब रूपा गांगुली ने टीएमसी सांसद डोला सेन के बयान पर जवाब दिया और कहा कि शायद उन्हें सदन में बोलने से ज्यादा मेरी एक्टिंग पसंद है। पहला एक काउंसिलर को मारा, एक उप प्रधान को मारा, उसका नाम है बादू शेख। बादू शेख को मारने के बाद मास किलिंग हुआ और बादू शेख को किसने मारा किसी को पता नहीं। वहाँ एक एक करके लोग भाग रहे हैं सर, वहाँ जगह से लोग भाग रहे हैं, बच्चे मुंह नहीं खोल देते सर। वहाँ पे लोग जीने लायक नहीं रह गए हैं। पश्चिम बंगाल भारत का अंग है सर। हमें रूपा गांगुली को प्रेसिडेंट रूल चाहिए। हमें जीने का हक है। कोई अपराध नहीं है कि हम पश्चिम बंगाल में जन्म लिए हैं। ये अपराध नहीं हो सकता सर, ये अपराध नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में जन्म लेना कोई अपराध नहीं है। दक्षिणेश्वर महाकाली की भूमि है, ये दक्षिणेश्वर महाकाली की भूमि है, यहाँ जन्म लेना अपराध नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दरअसल बीरभूम हिंसा के बाद बीजेपी सांसद राज्यसभा में बताते हुए रोने लगी थी। इसके बाद सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया था। इस पर सेन ने गांगुली पर सदन में ड्रामा करने के आरोप लगाए थे। कई बीजेपी नेताओं ने रूपा गांगुली का राज्यसभा का वीडियो भी साझा किया था, जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही हैं। गांगुली ने कहा था कि हम पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, वहां सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, लोग जगह छोड़कर भाग रहे हैं, राज्य अब रहने लायक नहीं रह गया। वहीं डोला सेन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी और इसे ड्रामा बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने रोना भी शुरू कर दिया। हम सभी जानते हैं कि वो बड़ी एक्ट्रेस हैं, उन्हें महाभारत की द्रौपदी के किरदार में देखा है।
विधानसभा चुनाव में योगी सरकार ने दोबारा से सत्ता में वापसी कर ली है और सत्ता में वापसी के बाद फिर से सीएम योगी अपने काम में जुट गए हैं। प्रदेश में विकास के दम पर सीएम योगी ने अपनी छवि बनाई और विधानसभा चुनाव में जनता के बीच कामों को गिनाया। यहाँ तक कि बीजेपी ने यूपी में विकास की डोर को मजबूती तरीके से चुनाव में फैलाया, जिसका नतीजा रहा कि इतिहास रचकर सीएम योगी दोबारा से मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ गए। अब मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठते ही फिर से सीएम योगी प्रदेश के विकास में जुट गए हैं। गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीच नई उड़ान का शुभारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस उड़ान के शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 सालों में एयर कनेक्टिविटी में काफी परिवर्तन हुआ है। मौजूदा समय में प्रदेश में 9 हवाई अड्डे काम कर रहे हैं। 4 साल पहले राज्य में सिर्फ 4 हवाई अड्डे केवल 25 शहरों तक जुड़े थे। अब देश भर के 75 शहरों के लिए यूपी से उड़ानें मौजूद हैं। मैं इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। आज देश के अंदर वायु क्षेत्र में जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश आज उसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हम वर्तमान में प्रदेश में 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश से प्रदेश के और देश के विभिन्न शहरों की यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर वाराणसी के बीच हवाई सेवा उड़ान योजना के तहत शुरू की गई है। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी 219.3 किलोमीटर है। हालांकि फ्लाइट सेवा शुरू होने से समय की बचत होगी। सिर्फ 1 घंटे से कम समय में करीब 220 किलोमीटर की दूरी तय हो सकेगी। फ्लाइट शेड्यूल के हिसाब से स्पाइस जेट की फ्लाइट नंबर SG 2743 27 मार्च से हर दिन कानपुर से गोरखपुर दोपहर 12:35 पर आएगी और यहां से 12:55 बजे कानपुर के लिए उड़ान भरेगी। वहीं फ्लाइट नंबर SG 2949 27 मार्च से हर दिन वाराणसी से गोरखपुर सुबह 9:35 बजे आएगी और 9:55 बजे गोरखपुर से वाराणसी के लिए उड़ान भरेगी। इन उड़ानों के साथ ही स्पाइस जेट ने कोलकाता के लिए एक और सेवा शुरू की है। स्पाइस जेट की SG 362 हर दिन शाम 7 बजे गोरखपुर आएगी और यहां से 7:30 बजे कोलकाता के लिए रवाना होगी। दरअसल पिछले साल भी सीएम योगी ने कुशीनगर एयरपोर्ट की सौगात प्रदेश को दी थी। साथ ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला भी रखी थी। इन कार्यक्रमों में पीएम मोदी भी मौजूद रहे थे। अब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सीएम योगी ने अपने विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर से उड़ान योजना के तहत जोड़ दिया है। अगर आप विदेश घूमने की योजना बना रहे हैं या आपका विदेश में आना जाना लगा रहता है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगी पाबंदियों की वजह से 2 साल तक बंद रहने के बाद भारत से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन आज से दोबारा शुरू होने जा रहा है। 2 साल बाद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन के लिए हवाई अड्डों और विमान कंपनियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उम्मीद है कि अप्रैल के पहले हफ्ते से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में खासी तेजी आएगी। महामारी से बुरी तरह प्रभावित रहा विमान उद्योग धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है और नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से उसमें नई जान सी आने की संभावना है। जानकारी के लिए बता दें, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि शेड्यूल फॉरेन कैरियर्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। समर शेड्यूल 2022 इस साल 27 मार्च 2022 से 29 अक्टूबर तक प्रभावी है। मॉरिशस, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, इराक और अन्य सहित 40 देशों की कुल 60 विदेशी एयरलाइंसों को समर शेड्यूल 2022 के दौरान
भारत के लिए 1783 फ्रीक्वेंसी संचालित करने की मंजूरी दी गई है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन 23 मार्च 2020 से ही बंद है। कोविड-19 महामारी की पहली लहर आने के साथ ही इस पर रोक लग गई थी और समय के साथ वो पाबंदी बढ़ती चली गई, लेकिन अब ये रोक खत्म होने का वक्त आ गया है। आज से भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नियमित तौर पर शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें, साथ ही यात्रियों और विमान के क्रू मेंबर्स के लिए एक और अच्छी खबर है। विमानों में क्रू मेंबर्स को लंबे समय से पीपीई किट पहनकर काम करना पड़ रहा था। यात्री भी लंबे समय से क्रू मेंबर्स को सफ़ेद पीपीई किट में ही देखते आ रहे थे, लेकिन अब क्रू मेंबर्स को पीपीई किट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। नगर विमान मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों में ढील देते हुए चालक दल के सदस्यों के लिए पीपीई किट पहनने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही अन्य कई प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।